आप देख रहे हैं कहानी 24। मैं हूं विक्रम सिंह और आज बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के पास फ़ोन कॉल्स जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि हम संबंधित बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं और आपके खाते में कुछ गड़बड़ी हो गई है और हमें आप अकाउंट नंबर दे दीजिए। दूसरी सूचनाएं जो हमारे द्वारा मांगी जाती है हमें आप दे दीजिए ताकि आपके खाते में हम कुछ अपडेशन कर लें। और आपके द्वारा जब सूचनाएं दे दी जाती हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है। इसी प्रकार के फ़ोन कॉल्स जब देश में बहुत सारे लोगों के साथ गए, बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की, तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और लोकेशन ट्रेस करने पर एक ही नाम सामने आया और वो था जामताड़ा। जी हाँ, जामताड़ा ये झारखंड के अंतर्गत है। झारखंड में बॉर्डर वाला इलाका है और वैसे तो देखा जाए तो आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन बावजूद ये लोग साइबर फ्रॉड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जामताड़ा में कुल 150 गांव आते हैं जिनमें नारायणपुरा और कर्माटांड ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर मोबाइल के टावर हैं। इसी वजह से आसपास के गांव के लड़के भी जो साइबर फ्रॉड में संलिप्त होते हैं वो यहीं पर आ जाते हैं और पेड़ों पर चढ़कर दिन भर मोबाइल कॉल्स करते रहते हैं। कर्माटौड वो जगह है जहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन के 18 वर्ष यहाँ बिताए थे और इसी वजह से कर्माटौड रेलवे स्टेशन का नाम भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से रखा गया है। पहले इस स्टेशन पर यहाँ के स्थानीय लोग और कुछ लोग हैं जो छीना झपटी का काम किया करते थे, यानी इस जगह का संबंध फ्रॉड धोखाधड़ी से बहुत ही पुराना है। उसके बाद ज्यों समय बदला, मोबाइल रिचार्ज का ज़माना आया तो ये लोग मोबाइल रिचार्ज के थ्रू भी धोखाधड़ी का काम किया करते थे। उसके बाद एटीएम क्लोनिंग का काम आया तो वो भी ये लोग किया करते थे। जब एटीएम के थ्रू धोखाधड़ी होने लगी तो बैंक इस समस्या से बड़ी दुखी हो गई। अब देखिए, भारत में एटीएम कार्ड 2D और 3D फॉर्म्स में आते हैं। पहले जो एटीएम कार्ड 2D में आते थे उनकी एक समस्या थी कि उनके अंदर OTP नहीं आते थे तो आसानी से धोखाधड़ी हो जाती थी। तो बैंक ने इस समस्या से निजात पाने के लिए 3D कार्ड लॉन्च किए। उसके अंदर OTP आता है, लेकिन ये लोग आपसे OTP भी किसी न किसी बहाने से लेकर के आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। अब आपके मन में प्रश्न ही उठता होगा कि इतने बड़ा पैसे गायब कैसे कर लेते हैं, अब इतने पैसों को ये लोग एडजस्ट कैसे कर लेते हैं। तो देखिए, जिस दिन आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं ये उसी वक्त फॉरेन में बैठे हुए अपने एजेंट को पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और वापस उसी समय बिटकॉइन, एथेरियम, USDT जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये पैसा इंडिया में अपने खाते में लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और खाते की बात रही तो इनके पास इनके खुद के खाते भी नहीं होते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ा संगठित गिरोह होता है और गिरोह काम करता है। गिरोह क्या करता है, गांव देहात में गरीब लोगों के जनधन के जो खाते होते हैं या दूसरे बैंक अकाउंट के जो खाते होते हैं, ये महज 15-20 हज़ार रुपये के लालच दे करके वो उनसे उन ATM कार्ड, उस संबंधित खाते की चेकबुक, उस संबंधित खाते की सारी चीज़ें, सारी सूचनाएं, सारी जानकारी अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद उन्हीं फ्रॉड खातों से ये लोग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब पैसे को एडजस्ट कैसे करते हैं, तो ये लोग अपने मूल स्थान से बाहर विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान खोल देते हैं और उस प्रतिष्ठान में ये सारा पैसा डालते हैं और ब्लैक मनी को वाइट मनी कर देते हैं। कि पुलिस क्या कर रही है, देखिए, पुलिस उस आदिवासी इलाके को अक्सर ट्रेस करती रहती हैं और अपने मुखबिरी के माध्यम से अक्सर वहाँ पर छापा मारा करती हैं। लेकिन इन सब खेल में पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी और इन फ्रॉड करने वाले की सबसे बड़ी ताकत वो ये है कि भारत के अंदर साइबर क्राइम लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से पुलिस इनको पकड़ भी लेती है तो कुछ समय बाद छूट के वापस बाहर आ जाते हैं और उसके बाद पुनः अपने उसी काम में लग जाते हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये लोग आम आदमियों को ही लूटते हैं, ठगते हैं, बड़े लोगों तक इनकी पहुंच नहीं होती। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है डाटा चोरी होने की, कि भाई आपके नंबर उन तक कैसे गए। तो आज के समय में आपका डाटा चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने नंबर हर जगह होते हैं, गूगल पे होते हैं, दूसरे विभिन्न अपन जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं उनके ऊपर होते हैं, या फिर आप विभिन्न प्रकार के ट्रांजेक्शन करते हैं उनके थ्रू होते हैं, तो आपका डाटा चोरी ईजीली हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, ये संगठित गिरोह काम करता है, तो ये अपना डाटा विभिन्न एजेंसियों से चोरी कर लेते हैं या साठगांठ से अब हथिया लेते हैं और उसके बाद इस सीरीज से आपको कॉल करते हैं। और जब आपको कॉल कर रहे होते तो इनको पता नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और उसकी क्या हैसियत है। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को लूटा है। अगर बड़े लोगों की बात की जाए
तो कहते हैं एक बार अमिताभ बच्चन साहब के पास भी इनका फ़ोन चला गया था। बच्चन साहब से इन लोगों ने फर्जी बैंक मैनेजर बन के बात की, उनके खाते की कुछ सूचनाएं मांगी और बच्चन साहब के द्वारा जब मैनेजर साहब को सूचनाएं दे दी गई तो पता चला कि उनके खाते से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है। उसके अलावा केरल में एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी के पास फ़ोन जाता है और उनको लूट लिया जाता है। यूपी में विधायक जी लूट लिए जाते हैं। दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री जी लूट लिए जाते हैं। ONGC के रिटायर्ड अधिकारी से 62 लाख यानी 62 लाख की धोखाधड़ी कर ली जाती है। और तो और आप जान के हैरान रहेंगे, इस खेल में कई पुलिस अधिकारी और कई फौज के अधिकारी भी लूट लिए गए हैं। ऐसी ये घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अब इन सब में विषय ये उठता है आप कैसे सावधान रहे या आपका क्या रोल रहे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके बैंक की सूचनाएं आप किसी भी सूरत में किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं दें। बैंक कभी भी आपसे OTP नंबर या आपके सीक्रेट्स जो पिन नंबर हैं वो बैंक नहीं मांगता। इस बात का आप पूर्णतया ध्यान रखें। इन दिनों एक और नए तरीके का फ्रॉड चल रहा है। आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, मसलन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, आप कहीं पे भी हैं, तो हो सकता है कोई मोहतरमा या कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपसे कहे कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मैं समस्या में हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदार को एक फ़ोन करना है, कृपया करके आप अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए। जब आप उनको फ़ोन देते हैं तो वो फ़ोन करने के बहाने आपकी फ़ोन की कुछ सूचनाएं, कुछ नंबर्स संबंधित व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्क्रीन शेयर के माध्यम से वो आपके फ़ोन के OTP नंबर्स वगैरह SMS के बजाय फ़ोन कॉल्स के थ्रू मंगवा लेते हैं और वो फ़ोन कॉल आपके पास नहीं आकर के सीधा उसी व्यक्ति के पास चला जाता है और उसके तहत है जो आपके साथ धोखाधड़ी हो चुकी होती है। इधर आप दिन भर खुश होते रहते हैं कि आज मैंने किसी व्यक्ति की मदद की है जो फंसा हुआ था, उसके साथ धोखाधड़ी हो गई थी। लेकिन जब आपको जानकारी पता चलती है कि जिस व्यक्ति की मैंने मदद की है वो दरअसल मुसीबत में नहीं था, उसका तो व्यवसाय ही था इस तरीके का काम करके लोगों को लूटना। तो सावधान रहें, मदद जरूर करें लेकिन ज़रा संभल करके करें। आपको हमारा ये कहानी कैसी लगी, ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। धन्यवाद।